दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं खाचरोद में और आज हम मिलने वाले हैं यहाँ एक सफल किसान श्री गोवर्धन डोडरिया जी से। गोवर्धन जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन जी मटर की खेती करते हैं और साथ ही साथ गेहूं की भी खेती करते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको गोवर्धन जी से। गोवर्धन जी नमस्कार, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार और कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो गोवर्धन जी सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगभग ये कितनी ज़मीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं? लगभग 5 एकड़ ज़मीन है हमारे पास में, उस पर हम खेती करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़े किसान नहीं हैं और एकदम छोटे भी नहीं हैं। जी जी, लेकिन सामान्य किसान है जी। गोवर्धन जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस समय जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे लगभग चारों तरफ यहाँ पे मटर की फसल हमें दिखाई दे रही है। तो मटर की फसल के बारे में बताइए और लगभग कितने स्थान में आपने ये मटर लगा रखा है? लगभग 1 एकड़ में हमने मटर लगा रखा है अभी तो, क्योंकि ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है जी, ये गेहूं के पौधे इसमें से निकल रहे हैं। तो ये खाचरोद और उसके आसपास में एक ऐसी परिपाटी हो गई है अब कि क्या करते हैं, मटर लगा देते हैं जल्दी की मटर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमको भाव अच्छा मिल जाता है, बाज़ार भाव उसका। और अगर हम बाद में लगाएंगे तो फिर चारों तरफ से अगर आवक होगी तो भाव उसका कम हो जाएगा और कम हो जाएगा तो हमको इतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जल्दी लगा देते हैं और जल्दी लगाने से फ़ायदा एक ये होता है, दोहरा लाभ, कि ये जो मटर हो जाएगी ये तो हम उत्पादन इसका ले लेंगे और इसके अंदर मटर में भी पहली तुड़ाई करने के लगभग 1 तुड़ाई हो चुकी है इसमें, पहली तुड़ाई। उसके साथ में हम क्या इसमें गेहूं छिड़क देते हैं। इसमें गेहूं भी छिड़क सकते हैं, हम मेथी भी छिड़क सकते हैं, धनिया छिड़क सकते हैं। ये ऐसी फसलें जो इसके अंदर हो जाए वो छिड़क सकते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही ये मटर की फसल की आयु पूरी होगी और ये कमज़ोर पड़ जाएगी तो गेहूं के हमारे पौधे हैं वो ऊपर निकल जाएंगे। तो हम रबी में ही एक ही खेत में जितना क्षेत्र हमारा मटर का है उसमें ही हम 2 फसल ले लेंगे और अतिरिक्त न तो उसमें हकाई जुताई करना पड़ेगी न अतिरिक्त कोई खर्चा करना पड़ेगा। जी। बेहतर बताया गोवर्धन जी ने कि मटर की खेती के साथ साथ ये बीच में ही वहाँ पे गेहूं की भी उगाई कर देते हैं ताकि जैसे ही मटर का मौसम जाने लगे उसी खेत में गेहूं का उत्पादन भी हो सके। गोवर्धन जी, जैसे कि हम सामने देख रहे हैं वहाँ पे गेहूं भी लगे हुए हैं। तो ये गेहूं जो आपने लगा रखे हैं ये भी लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा का स्थान मुझे ये 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में लगा रखा है। ये गेहूं की फसल आपकी कब तक तैयार हो जाएगी? ये गेहूं की फसल हमारी मार्च में आ जाएगी। मार्च तक ही तैयार हो जाएगी। गोवर्धन जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे मटर की फसल की जी, तो यदि मटर की फसल की ही यदि हम बात करें तो इसके लिए किस प्रकार की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ रहती है? मटर की फसल के लिए विशेष रूप से खाचरोद और हमारा मालवा क्षेत्र तो पूरा ही मान लो, पूरे मालवा क्षेत्र में मटर का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और उसके मटर के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल यहाँ की भूमि है और काली मिट्टी में अच्छी होती है। वैसे तो सभी भूमि में हो जाती है लेकिन काली मिट्टी में अच्छी होती है। जी। तो जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी मटर की खेती के बारे में गोवर्धन जी, हम चर्चा कर रहे थे और आपने बताया कि ज़मीन बहुत ही उपयोगी है, काली मिट्टी ज़्यादा उपयोगी है। इसके बारे में और विस्तार से बताइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मालवा क्षेत्र जो है पूरा मटर के लिए, जो सोयाबीन के लिए जो भूमि उपयुक्त है वो मटर के लिए भी बहुत अच्छी तरह से उपयुक्त है। और इस वजह से सोयाबीन का तो पूरा मध्य प्रदेश सोयाबीन का प्रदेश ही है और विशेष रूप से मालवा और निमाड़। तो इस हिसाब से मटर जहाँ सोयाबीन अच्छा होता है मटर भी बहुत अच्छी होती है। तो और खाचरोद और उसके आसपास की मटर की ये मतलब विशेषता है कि यहाँ के मटर का स्वाद एक विशेष तौर पे होता है जिसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस वजह से यहाँ की मटर जैसे गुजरात जाती है, महाराष्ट्र जाती है, तो और इसके अलावा राजस्थान जाती है, तो उसमें क्या वो स्वाद की वजह से खाचरोद की मटर के नाम से बिकती है। और खाचरोद की मटर मंडी इतनी बड़ी है, पूरे मालवा क्षेत्र में सबसे बड़ी मंडी हो गई। इस वजह से बड़ी मंडी होने से भाव भी आकर्षक मिलते हैं, व्यापारी ज़्यादा है तो लोगों का यहाँ रुझान मटर के प्रति बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। गोवर्धन जी, जैसे हमने बात करी मटर की और गेहूं भी आपने लगा रखा, जब इसका सीजन चला जाएगा इसके बाद और दूसरी फसलें भी आप उगाते हैं? हाँ, जैसे मटर का सीज़न और गेहूँ का सीज़न चला जाएगा उसके बाद में बारानी में हम सब्जियाँ उगाते हैं। सब्जियाँ उगाते हैं, जैसे भिंडी है, बेल वाली फसलें हैं, ये सब उगाते हैं। लेकिन यहाँ पे खाचरोद और उसके आसपास में थोड़ी पानी की कमी रहती है गर्मी में। जी। तो हम उतनी
उतने क्षेत्र में नहीं उगा पाते हैं जितना चाहते हैं। जी तो जितना पानी होता है उसी क्षेत्र में हम लगा पाते हैं। जी जैसा कि आपने बताया कि ये खाचर और आसपास का जो क्षेत्र है पानी की थोड़ी सी यहाँ पे कमी हाँ। रहती है, तो यदि यहाँ पे हम यदि सिंचाई की बात करें, जी। पानी देने की बात करें फसलों को, तो उसकी आपने कैसे व्यवस्था की हुई है? इसके लिए हमने जैसे नींबू का बगीचा भी लगा रखा हमने, तो नींबू के लिए तो हमने ड्रिप लगा रखी है और दूसरे खेत में है पास में। और इसके अलावा यहाँ है जैसे है, तो यहाँ ये आपको पाइप दिख रहे हैं। जी जी। तो इसमें क्या होता है कि हमने वो मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। ये मटर मिनी स्प्रिंकलर से ही उत्पादन हो रहा है इसका। मिनी स्प्रिंकलर, इस हाँ मिनी जी, जो स्प्रिंकलर, छोटे तो उसमें क्या स्प्रिंकलर होता हैं, है जी जी। कि लगभग हमको 25% पानी भी नहीं लगता है जितना चाहिए। तो अगर पानी हमारे पास 5 एकड़ का है तो हम 20-25% एकड़ में अब उसकी इतनी फसल ले सकते हैं उसी पानी में। तो बिल्कुल यदि हमारे किसान भाई स्प्रिंकलर का उपयोग ज़्यादा हाँ। करें तो वो निश्चित ही पानी बचा स्प्रिंकलर सकते और हैं। ड्रिप दोनों ही। आजकल तो ड्रिप से क्या है कि जैसे मटर है, गेहूं है, ये भी ड्रिप से होने लग गए। लहसुन प्याज ड्रिप से होने लग गए। वो क्या पास पास में उसके रहते हैं छेद, तो पास पास में तो पूरा क्षेत्र वो धीरे धीरे इतना इतना करके सब पूरा कवर कर लेता है। और कवर कर लेता है तो उससे भी वो लहसुन प्याज और ये सब्जी वाली फसलें सब होने लग गई है। जी बिल्कुल, गोवर्धन जी ने बेहतर सुझाव दिया है यहाँ पे कि यदि पानी की कमी से किसान भाई जूझते हैं तो उनको स्प्रिंकलर का उपयोग कर लेना चाहिए। गोवर्धन जी, एक लंबा समय हो गया आपको, लगभग कितने समय से आप कृषि कर रहे हैं? क्या ये परंपरागत है या आपने ही शुरू किया? ये हमारी तो परंपरागत कृषि है, हमारे पीढ़ियों से चली आ रही है। जी जी। तो एक लंबा समय जैसे कि आपने कृषि में दिया है, जी उस समय जो एक परंपरागत खेती होती थी, जी। और यदि हम आज की खेती की बात करें और विशेषकर यदि हम आधुनिक खेती की बात करें, जी। गोवर्धन जी, कितना फर्क आपको नजर आता है इसमें? बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। जी। पहले तो क्या है, रेहट या चरस चलती थी, उस चरस से या रेहट से मतलब सिंचाई होती थी। उसके बाद में फिर जैसे बिजली आई, बिजली आने के बाद में ये पंप लगे, विद्युत पंप, फिर तो और ज़्यादा विस्तार हुआ उसका। और अब तो ऐसे कृषि यंत्र आ गए हैं कि उन कृषि यंत्रों से हम घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। तो ये विस्तृत क्षेत्र में पहले एक किसान मुश्किल से मतलब 1 एकड़ या 2 एकड़ की सिंचाई कर पाता था, इससे ज़्यादा कर ही नहीं पाता था क्योंकि बैलों से होता था। तो और अब एक किसान 100 एकड़ तक की कृषि कर लेता है क्योंकि साधन हो गए सब, और साधन होने से संपन्नता भी आती है क्योंकि अब कम खर्च में अधिक उत्पादन होता है। तो बिल्कुल, जो आज का जो हमारा किसान है वो निरंतर आधुनिक तकनीकों की ओर बढ़ रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। आपका ये मानना है। लेकिन साथ ही अभी भी कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो अभी भी नवीन तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो थोड़े जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो शायद नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके भी घर में जो नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी तो सभी आजकल आधुनिक खेती की ओर अग्रसर है, और आधुनिक खेती से ही वो आगे बढ़ रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कितना परिवर्तन आया है कि पहले हमारे किसान भाई मतलब बहुत अच्छी हालत में नहीं रहते थे, लेकिन आज संपन्नता आ गई है, वो किसी काम के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं है। तो दोस्तों, कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
हर तरफ लहलहाती फसलें और खिलखिलाते किसान, ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों, ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की, ये मुस्कान है किसान की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसानों को लगभग 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम किसान को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए समय समय पर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। अब पीएम किसान योजना में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय AI चैटबॉट किसान ई मित्र को इस योजना में लागू कर रहा है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट जो तकनीक के माध्यम से पीएम किसान योजना के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में तेज, स्पष्ट और सटीक उत्तर की व्यापक और सही जानकारी किसानों तक पहुंचाता है। वर्तमान में ये चैटबॉट हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। शीघ्र ही ये चैटबॉट देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता चैटबॉट के साथ अपनी मूल भाषा में बातचीत कर सकते हैं। किसान ई मित्र में आपका स्वागत है। मैं आपका निजी सहायक हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। प्रिय लाभार्थी, अपना प्रश्न टाइप करें या माइक बटन का उपयोग करके बोलें। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान ID फोन नंबर प्रदान करें। किसान भाई बहन कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से चैटबॉट की सुविधा का लाभ 24 घंटे उठा सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, पात्रता स्थिति, वर्तमान रिलीज स्थिति, किस्त भुगतान विवरण इत्यादि की जांच किसान भाई बहन स्वयं कर सकते हैं। साथ ही अपना मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी जानकारी या नया विवरण एक प्रक्रिया द्वारा चैटबॉट के माध्यम से अपडेट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान ई मित्र चैटबॉट का आगाज देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के जीवन में खुशहाली, तरक्की और आत्मविश्वास की एक नई मिसाल पेश करेगा, जो बढ़ाएगा मान दुनिया भर में आत्मनिर्भर भारत का। आधुनिक कृषि बने किसानों की शान, यही है विकसित भारत की पहचान। दोस्तों, ब्रेक के बाद कृषि दर्शन प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आए हैं खाचरोद में और आज हम बात कर रहे हैं खाचरोद के सफल किसान श्री गोवर्धन दोडरिया जी से, जिन्होंने खेती में मटर और गेहूं की फसलें उगा रखी हैं। आइए बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं गोवर्धन जी से। बात करते हैं हम फसलों की बुआई के समय और इनको लगाने के समय में कुछ चुनौतियां पेश आती हैं, तो किस तरह की वो परेशानियां होती हैं? चुनौतियां, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगाने के समय में जो भी हम फसल लगाएं, सबसे पहले तो हमको बीजोपचार करना पड़ेगा। आजकल ये जो वातावरण प्रदूषित हुआ है, उस प्रदूषण के कारण हमारी मिट्टी है वो भी प्रदूषित हो गई है और रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, तो उससे क्या होता है कि वो जो प्रदूषित हो गई है, तो अगर हम उसमें बीज को उपचारित करेंगे तो उससे बीज उपचारित होगा तो वो स्वस्थ पौधा हमारा बनेगा। स्वस्थ पौधा आएगा, अंदर उसमें हम उसमें तो जो चूषक कीट हैं उसके नियंत्रण के लिए भी दवाई डाल सकते हैं, और फफूंदनाशक तो उससे क्या होगा कि एकदम स्वस्थ पौधा अंकुर निकलेगा, और स्वस्थ अंकुर निकलेगा तो वो जैसे पुरानी कहावत है हमारे मालवा में तो कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं जी।
तो अगर वो हमारा अंकुर ही स्वस्थ होगा और अच्छा होगा तो निश्चित रूप से पौधा भी स्वस्थ रहेगा, बड़ा होगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही गोवर्धन जी ने कि यदि अंकुर अच्छा होगा तो पौधा भी स्वस्थ होगा। तो किसान भाइयों, गोवर्धन जी ने बिल्कुल सलाह दी है कि आप बीजोपचार अवश्य करें। गोवर्धन जी, बात हो रही थी फसलों में लगने वाली कुछ बीमारियां की, तो ये जो समय चल रहा है तो इस मटर की फसल में किसी प्रकार के कोई कीट लग जाते हैं या कोई बीमारियां लग जाती हैं? हाँ, मटर की फसल में ज़्यादातर तो क्या होता है, जब छोटी मटर रहती है जी। तब तो उसमें चूसक कीट जो हैं वो लगते हैं, एफिड, जेसिड्स, थ्रिप्स, ये है। इसके अलावा थोड़ी बड़ी होने के बाद में उसमें इल्ली का प्रकोप होता है, कुतरने वाले कीटों का। जी। तो उसके लिए तो जो है हम ज़्यादातर जैसे नीम का तेल है और ये तंबाकू है, ऐसा इनका उपयोग करके हम जैविक रूप से, और जब ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो ज़्यादा प्रकोप होने पे हमको कीटनाशक का, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, फिर जैविक से नियंत्रण नहीं होता। तो यदि ये तो बात हुई उस समय की कि यदि प्रकोप अधिक बढ़ अधिक जाए, हो जाए। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जैविक उपचार से भी इतने रोग इनके बढ़ते नहीं होंगे। हाँ, नहीं, एक बात तो है कि जैसे कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हम उसको समय से ही संभाल लेते हैं तो वो मौका ही नहीं आएगा। यानी कि हमारी ये हमेशा से कोशिश रहनी चाहिए कि यदि आपकी फसल में किसी प्रकार की कोई बीमारी लग रही है तो आप उसको पहले ही देख लें और उसका पहले ही किसान उपचार का कर लें। सबसे बड़ा काम तो ये है कि उसको रोज अपने खेत पे घूमना पड़ेगा और खेत के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या समस्या है। अगर हम घर पे बैठे रहेंगे और किसी नौकर के भरोसे छोड़ देंगे कि भाई तू जाकर देख लेना और तू पानी दे देना, ऐसा तो फिर हम उस फसल को सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो किसान को खुद को देखना पड़ेगा। खेत खुद बताता है कि मुझ में ये काम है और ये करना है मुझे। जी। तो वहीं गेहूं की भी हम फसल के साथ में ही बात कर लेते हैं, तो इसमें भी इसी प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं? हाँ, इसमें भी लगती है बीमारियाँ और इसके लिए बीज उपचारित हमने भी किया फफूंदनाशक से। फफूंदनाशक से बीज उपचारित करके बोया है, तो अभी तो आपको स्वस्थ फसल दिख रही है। जी बिल्कुल, शायद लहलहा रही है सर फसल आपकी। बिल्कुल। गोवर्धन जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में आपने यहाँ पे मटर के साथ साथ में आपने गेहूं की फसल भी लगा रखी है। तो जी गोवर्धन जी, वहीं हम बात करें किसानों के साथ साथ युवाओं की भी, तो युवा जो है, आज का जो हमारा युवा है, वह पढ़ने लिखने के बाद खेती की तरफ अग्रसर हो रहा है, खेती करना चाह भी रहा है। उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसा उनके लिए ये अवसर है, कैसा उनके लिए कृषि एक रोजगार, एक अच्छा व्यवसाय का रोजगार ये साबित हो सकता है? देखिए, कृषि आज के युग में इसका एक बहुत वृहद क्षेत्र है जी, और वृहद क्षेत्र होने के कारण इसमें मतलब अनगिनत रोजगार है जिसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। किसी भी काम के लिए कितने मजदूर आ रहे हैं, कितने लोग, हम घर के भी सब पूरे परिवार के, तो वो भी पूरे परिवार को रोजगार मिल रहा है। जी गोवर्धन जी, हम पीछे भी देख रहे थे आपके ये परिवार के लोग, जहाँ परिवार के लोग हैं सब बिल्कुल काम कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल आपको ये लगता है कि युवाओं को बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए और यदि उनको परिवार से मदद मिले तो? बिल्कुल, और मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे परिवार में देता हूँ। जी जी। हमारे घर में मेरा पोता है देवेंद्र जी, तो वो उसने पढ़ाई की और उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में उसने बोला कि ठीक है, उसको खेती का समझाया तो वो आज खेती की ओर ध्यान दे रहा है और कर रहा है। ऐसे कई युवा हैं मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं बराबर उनको समझाता हूँ। जी बिल्कुल, गोवर्धन जी का कहना है कि बिल्कुल हमारे युवाओं को भी बहुत ज़रूरत है कि वे पढ़ाई के बाद कृषि की तरफ आएँ, अपने कदम बढ़ाएं और कृषि को बिल्कुल अपनाएं। और गोवर्धन जी के परिवार से भी, उनके यहाँ पे भी कृषि को अपनाया गया है युवाओं ने। अंत में चलते चलते हम गोवर्धन जी आपसे बस यही एक प्रश्न रहेगा कि हमारा जो किसान भाई है और युवाएं हैं और ख़ासकर महिलाएं हैं, तो जाते जाते आप उनको क्या संदेश देंगे? महिलाओं का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज़्यादा समय दे पाती है। हम क्या इधर उधर भागदौड़ में रह जाते हैं, फसल को ले जाना करना है, इधर उधर रह जाते हैं, लेकिन खेत पे जितना वो समय दे पाती है, फिर मजदूर अगर आए तो उनको उनकी देखरेख करना है, तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही काम करती है खेती में, और महिलाओं के बिना खेती असंभव है। और आजकल तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, और हर क्षेत्र में आप सेना में देख लो, इंजीनियरिंग में देख लो, कहीं पे भी आज स्पेस सेक्टर में देख लो, मतलब हर जगह महिला। तो महिला और पुरुष में आजकल कोई अंतर नहीं रह गया है। और मैं समझता हूँ जितनी लगन से पुरुष कर पाते हैं उससे ज़्यादा लगन से महिलाएं कोई
काम जी कर बिल्कुल। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में हमने मुलाकात करी थी खाचरोद के श्री गोवर्धन डोडरिया जी से, जो कि एक सफल किसान हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां गोवर्धन जी आपने हमारे किसान भाइयों को और हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। गेहूं के 60% रकबे में लगेगी जलवायु अनुकूल किस्में। मध्य प्रदेश में 96 लाख हेक्टेयर में रबी बोनी पूरी। एपीडा ने काजू निर्यात को दी हरी झंडी। चने में उकटा रोग का बचाव और पशुओं में खर्राटा रोग। मध्य प्रदेश में 96 लाख हेक्टेयर में रबी बोनी पूरी। चालू रबी सीजन में गत वर्ष की तुलना में बुआई में तेजी आई है। अब तक लगभग 96 लाख 8 हजार हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 94 लाख 34 हजार हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इस प्रकार लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 68% बोनी पूरी हो गई है। राज्य की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 53.67 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इस वर्ष रबी फसलों का लक्ष्य 140.26 लाख हेक्टेयर रखा गया है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 107 लाख 33 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 140.26 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 96.08 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 53.67 लाख हेक्टेयर में हुई है। दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 18.82 लाख हेक्टेयर में हो गई है। अन्य फसलों में अब तक मटर 2.24 लाख हेक्टेयर में, मसूर 6.86 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। अब तक प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी 12.47 लाख हेक्टेयर में हुई है तथा इस वर्ष 14.06 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। वहीं अलसी की बोनी 1.11 लाख हेक्टेयर में हुई। इस वर्ष गन्ना 1.42 लाख हेक्टेयर में लिया जाएगा। अब तक 61,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई है। एपीडा ने काजू निर्यात को दी हरी झंडी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण यानी एपीडा ने बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और अमेरिका में काजू निर्यात की सुविधा प्रदान की है। एपीडा ने निर्यात सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए गत दिनों राष्ट्रीय काजू दिवस पर अमेरिका समेत 4 देशों के लिए काजू निर्यात को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। बांग्लादेश को ओडिशा से काजू की पहली खेप प्राप्त होगी। भारत मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब देशों में काजू निर्यात करता है। यूएई और नीदरलैंड के भारतीय काजू के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य बने रहने के साथ एपीडा जापान, सऊदी अरब, ब्रिटेन, स्पेन, कुवैत, कतर, अमेरिका और यूरोपीय देश आदि के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काजू के लिए नए बाजारों की खोज करने की दिशा में काम कर रहा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत के प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं। भारत मुख्य रूप से काजू गिरी को थोड़ी मात्रा में काजू शेल तरल और कार्डानोल के साथ निर्यात करता है। चने में उकटा रोग का बचाव। चने का उकटा रोग सामान्य रूप से आता है। उकटा रोग की फफूंदी मिट्टी में रहती है तथा साल दर साल पनपती रहती है। इस रोग के नियंत्रण की बजाय बचाव के उपाय अधिक कारगर हैं। इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके मिट्टी में छिपी फफूंदी को नष्ट करना चाहिए। बुआई पूर्व बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अथवा 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से करना चाहिए। इसी प्रकार हर वर्ष एक ही जमीन में चने की खेती नहीं करें। चने की रोग रोधी जातियां जैसे JG 315, JG 74, JG 11, JG 130, JG 16 भारती, JG 63, JG 322, विजय श्वेता, काक 2, BG 1053 इत्यादि ही लगाएं। चने के साथ अलसी की अंतर्वर्ती फसल लगाएं। 2 कतार चने के साथ 1 कतार अलसी की लगाएं। ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर सीमित क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में मिट्टी में डालें। इस प्रकार के उपायों से चने का उकटा रोग समाप्त होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। पशुओं में खर्राटा रोग। कभी कभी किसी पशु को विशिष्ट बीमारी होने से वह भी खर्राटे लेते हैं। यह बीमारी सभी प्रकार के पशुओं में हो सकती है। इस रोग को ग्रामीण इलाकों में नाकाडी या घुरघुरी या स्थानीय बोली में अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस रोग का फैलाव विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण होता है। इनमें लिमनिया जाति की लार्वा की बढ़वार होकर पानी में प्रवेश करते हैं। ऐसा दूषित पानी तंदुरुस्त पशु ने पी लिया तो उसे इस रोग की बाधा हो जाती है। यह जंतु पशु के नाक के नज़दीक की चमड़ी में प्रवेश करते हैं और वहां तेजी से पनपते हैं। इस रोग का प्रमुख लक्षण खर्राटे जैसी आवाज़ आना है।
पशु की नाक से चिपचिपा पदार्थ बहता है तथा नाक में फूल गोभी जैसी पेशियों की बढ़वार दिखाई देती है। कभी कभी नाक से बहने वाले पानी में खून भी आता है। पशु बार बार छींकता रहता है। ऐसे में अनुभवी पशुओं के डॉक्टर द्वारा पशु की तुरंत जांच करवाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।